हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। तो फिर से हमारे यूट्यूब चैनल अनुज अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10th के मैथमेटिक्स का, जिसमें हम लोग आज देखेंगे चैप्टर नंबर 2 यानी बहुपद को। ठीक है, तो बहुपद को समझने से पहले कुछ टर्मिनोलॉजी है उसको हम लोग समझेंगे, उसके बाद बहुपद क्या है उसको समझेंगे। और आज की क्लास में हम लोग केवल कॉन्सेप्ट को ही देखने वाले हैं, उसके बाद हम एक्सरसाइज पे बात करेंगे आगे चल के। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं कि बहुपद को समझने से पहले जो भी टर्मिनोलॉजी है, टर्म है, उसको हम लोग समझने के बाद ही बहुपद समझ में आएगा। ठीक है, तो जो पहला टर्म है आपको समझना है बीजगणितीय व्यंजक। तो बीजगणितीय व्यंजक को समझने से पहले आपको चर और अचर समझना होगा। ठीक है, तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ स्क्रीन पे कि चर का एक और नेम है अज्ञात। चर जिसका मान चलते रहता है, बदलते रहता है। ठीक है, और जो अज्ञात हो, जिसका मान मालूम नहीं हो हमें, उसको हम लोग बोलते हैं क्या, चर राशि। जिसका मान बदलता हो, जैसे एक्स वाई जेड, ये सारे क्या हो गए, चर राशि हो गए, वेरिएबल्स हो गए। ठीक है, अब अचर राशि है दूसरा, जो क्या है अचर राशि। यहाँ पे देख रहे हैं इसका दूसरा नेम जो है क्या है, ज्ञात राशि। दूसरा नेम जो है ज्ञात राशि है। ठीक है, तो ज्ञात कहने का मतलब है कि इसका मान मालूम होता है या इसका मान नहीं बदलता है, यानी फिक्स रहता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं अचर राशि। ठीक है, तो दो बात आपको समझ में आ गया होगा, चर और अचर किसे कहते हैं। अब इसी से रिलेटेड है, जब चर और अचर, ठीक है, जोड़, घटाव, गुना और भाग के साथ जुड़े होते हैं, तो इसे बीजीय व्यंजक कहते हैं। आप समझ पाए होंगे कि जब भी चर और अचर जोड़, घटाव, गुना और भाग के साथ जुड़े हो, तो उस केस में उसे क्या बोलेंगे हम लोग, बीजीय व्यंजक बोलेंगे। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब इसके आइए कुछ उदाहरण को हम देखते हैं। तो बीजीय व्यंजक के यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स दिखाए गए हैं, जैसे 5x को देखिए। जैसे आप 5x को देख रहे हैं, तो 5x को देख रहे हैं, तो देख रहे हैं कि 5 × x इसको लिख सकते हैं। x छुपा रहता है चर और अचर के बीच में, इस बात को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो एक प्रकार का बीजीय व्यंजक हो गया। 5 - 1 ये भी एक प्रकार का बीजीय व्यंजक है। 7 + 1 ये भी एक प्रकार का बीजीय व्यंजक। 5/x या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये भी एक प्रकार का क्या हो गया, बीजीय व्यंजक हो गया। ठीक है, तो आप समझ पाए होंगे कि बीजीय व्यंजक क्या है। अब देखिए बीजीय व्यंजक तो हो गया, अब बीजगणितीय पद को हम समझेंगे क्या है। बीजगणितीय पद, देखिए बीजगणितीय संकेतों अर्थात चर और संख्याओं के गुणनफल को बीजगणितीय पद कहते हैं। इस बात को आपको याद रखना है। बीजगणितीय संकेतों अर्थात चर और संख्याओं के गुणनफल को बीजगणितीय पद कहते हैं। ठीक है, तो आप समझ पाएंगे चर क्या है, चर है और ये संख्या है, और दोनों का क्या है, गुणनफल है। तो इन दोनों का गुणनफल को हम लोग क्या बोलेंगे, चर और अचर के गुणनफल को हम लोग बोलते हैं क्या, टर्म यानी पद बोलेंगे। ठीक है, इस बात को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जैसे 3x² को ले लीजिए, 3 × a × a लिखेंगे ना, 3 × a × a। ठीक है, अब इसको देखिए, ये भी सारे गुना के टर्म में है, तो एक ही पद काउंट होंगे, एक ही पद काउंट होगा। ठीक है, इस बात को आपको ध्यान रखना है। अब देखिए यहाँ पे a² × b × c है, तो a² को a गुना a। अब फिर यहाँ पे दो चर हो या दो अचर हो या चर अचर हो, सबके बीच में क्या रहता है, गुना रहता है, तो यहाँ पे भी गुना b × c। ठीक है, ऐसे देख लो। अब इसको देखिए a² भागा b है, तो इसको जैसे भाग में चेंज करेंगे इस टाइप से लिख सकते हैं। ठीक है,
तो ये भी एक प्रकार का क्या हो गया, बीजीय व्यंजक हो गया, क्योंकि भाग को हम गुना के रूप में चेंज कर देते हैं, और गुना में जो भी टर्म रहता है, जो भी चर और अचर रहता है, सारे को मिलकर हम एक पद ही बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक पद बोलते हैं। आगे समझ में, यहाँ पे भी वैसा ही है, -5 इंटू पी इंटू पी इंटू ए इंटू ए, तो ये भी एक प्रकार का क्या हो गया, टर्म हो गया। ठीक है, तो आपको एक बात ध्यान रखना है कि जब भी चर और अचर या दो चर या दो अचर गुना के साथ जुड़ा हो या भाग के साथ जुड़ा हो, एक ही टर्म काउंट होता है। ठीक है, तो इस बात को याद रखना है। जब भी टर्म बटेगा यानी अलग होगा तो प्लस माइनस साइन के द्वारा अलग होगा। ठीक है, तो आइए हम गुणांक को समझते हैं। गुणांक क्या है? गुणांक दो तरीके के होते हैं, एक अंक गुणांक होता है और एक अक्षर गुणांक होता है। एक अंक गुणांक होगा और एक अक्षर गुणांक होगा। ठीक है, अब दोनों को हम समझेंगे कि अंक गुणांक क्या है, अक्षर गुणांक क्या है। ठीक है, तो आइए अब हम अंक गुणांक को समझते हैं कि अंक गुणांक क्या है। अंक गुणांक किसी पद के, अंक गुणांक जो है किसी पद के अब देखिए, जो अंक गुणांक क्या है, अंक गुणांक जो है यहाँ पे किसी पद में गुना की जाने वाली जो संख्या होती है उसे उस पद का अंक गुणांक कहता है। यानी कि यहाँ पे देख लीजिए एक एग्जाम्पल, मान लीजिए कोई ना कोई टर्म है, पद है, क्योंकि सारे चर और अचर किसके साथ जुड़े हुए हैं, गुना के साथ जुड़े हुए हैं। तो यहाँ एक पद है, तो कह रहा है कि किसी भी पद का, किसी भी पद में, किसी भी पद में, ठीक है, गुना की जाने वाली जो संख्या है, गुना की जाने वाली जो संख्या है उसको हम लोग क्या कहते हैं, अंक गुणांक कहते हैं। तो इसमें समझ में आएगा आपको। यहाँ पे देखिए एक टर्म है और इसमें हम लोग किससे गुना कराए हैं, -5 से गुना कराए हैं। अंक है ना, -5 अंक है, तो ये क्या हो गया, अंक गुणांक हो गया। तो आप समझ पाए होंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, पूछा जा रहा है b का गुणांक। तो b का गुणांक कितना हो जाएगा, -5a हो जाएगा। ठीक है, इस बात को आपको याद रखना है। तो आपको क्या याद रखना है कि जिस किसी भी टर्म का, जिस किसी भी टर्म में गुणांक पूछा जा रहा है, जिसका भी गुणांक पूछा जा रहा है, उसको छोड़कर बाकी जितना चर और अचर साइन के साथ हो सब क्या हो जाता है, गुणांक हो जाता है। यहाँ पे देखिए b² का गुणांक पूछा जा रहा है, तो b² को हमने क्या किया, छोड़ दिया, और b² को छोड़ने के बाद कितना बच गया, -5 है। तो हमारा गुणांक कितना हो जाएगा, -5 ये हो जाएगा। इस बात को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अक्षर गुणांक, अक्षर गुणांक क्या है, जब गुणांक कोई विशेष संख्या ना हो तो उसे अक्षर गुणांक है। जैसे इस वाले एग्जाम्पल में देख लीजिए, b² का ये क्या है, एक गुणांक, और ये कोई विशेष अक्षर है, विशेष संख्या है ना है, तो इसलिए क्या होगा, अक्षर गुणांक होगा। इस बात को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। हाँ, अब आगे देखिए क्या है। अगला पॉइंट जो है हमारा वो है कि यदि किसी पद के शुरू में कोई संख्या न हो तो उसका गुणांक कितना माना जाता है, 1 माना जाता है। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे देख लीजिए, इस x² है, तो x² का कोई विशेष अंक है नहीं है, तो इसका हम कितना गुणांक मानकर चलेंगे, 1 मानकर चलेंगे। जैसे -x² को ले लीजिए, तो इसका गुणांक कितना मानकर चलेंगे, -1 मानकर चलेंगे, यानी साइन तो माइनस वाला से है, 1 मान लेंगे। ठीक है, अब एक और स्टार पॉइंट लिखा गया है कि बीजीय पद जोड़ या घटाओं से अलग होते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए जोड़ साइन है ना, जोड़ साइन इन दोनों को क्या करा, अलग करा, बांट रहा, इसलिए कहा जा रहा है कि जोड़ और घटाओ टर्म को बदलता है। यहाँ पे देखिए माइनस है, तो एक टर्म हो गया, बदल दिया, फिर दूसरा टर्म, और फिर प्लस आ गया, तो ये भी बदलेगा, 3 टर्म हो गए। इस बात को आपको ध्यान रखना है। बहुत बार एग्जाम में आ गया। नेक्स्ट,
पद का घात। अब हमने बीजीय व्यंजक समझ लिया, चराचर उसमें समझ लिया, पद समझ लिया, पद का गुणांक समझ लिया, और पद का घात को समझेंगे कि पद का घात कितना होगा, किस पद का घात कितना है। ठीक है, तो आइए थोड़ा सा एग्जाम्पल लिया जाए, उसके बाद समझा जाएगा। अब देखिए आपके सामने ही एक एग्जाम्पल है, ये वाला देख रहे हैं, 6y² इंटू एक्स। तो पद के घात का परिभाषा पहले एक बार पढ़ लीजिए, उसके बाद समझ में आएगा। पद के सभी चर के घातांकों का योगफल उस पद का घात कहलाता है। यानी पद में जितने सारे चर हैं उन सारे चरों के घातों का योग हम कर दें तो हमारा क्या हो जाएगा, उस पद का घात कहलाएगा। जैसे यहाँ पे देख लीजिए 6y² इंटू कुछ नहीं रहता है तो क्या रहता है, गुना, फिर इंटू h इंटू एक्स। ठीक है, तो हमने समझ लिया था पद का घात। पद का घात क्या है कि जो भी टर्म दिएंगे उसमें जितने चर हैं उन सारे चर का पावर जोड़ देना है। तो y का पावर 2 है, h का पावर यहाँ पे 1 है, x का पावर कितना है 1 है, तो 2 + 1 + 1 कितना हो जाएगा 4। तो इस टर्म का घात कितना हो जाएगा 4। अब देखिए टर्म दो तरह के होते हैं, एक सजातीय पद और एक विजातीय टर्म। अब देखिए क्या सजातीय पद क्या है। सजातीय पद यानी एक से अधिक पदों में वैसे पद जिनका गुणांक हटाने पर एक ही पद बच जाते हैं तो वैसे पद को सजातीय पद कहलाते हैं। अब देख लीजिए यहाँ पे जैसे ये वाला एक अलग टर्म है, ये वाला एक अलग टर्म है, यहाँ पे 6x अलग है, फिर 5x अलग है, 6y अलग है, 5x अलग है, हो गया। तो अगर इसके हम गुणांक को हटा दें, गुणांक को इसमें देखिए क्या, तो समान टर्म क्या बोलेंगे, देखिए अगर सबके गुणांक को हम हटा दें, सबको गुणांक हटा, यहाँ पे x बचेगा, यहाँ पे x बचेगा, यहाँ पे y बचेगा और यहाँ पे x बचेगा। तो गुणांक को हटाने पे जब चर समान बचे, जैसे x यहाँ पे भी x, तो इस सारे को हम क्या बोलेंगे, सजातीय पद बोलेंगे। ठीक है, और देखिए यहाँ पे तो ये तीनों आपस में क्या होगा, सजातीय पद होगा। यहाँ पे देखिए xy है, इसमें भी xy है और इसमें भी xy है, अर्थात ये तीनों क्या है, सजातीय पद हैं और एक अलग पद है। ठीक है, इस बात को आपको ध्यान रखना है। और सजातीय पद ही आपस में ऐड होते हैं और सब्ट्रैक्ट होते हैं। ठीक है, सजातीय पद ही आपस में जुड़ेंगे या घटेंगे, विजातीय पद ना ही जुड़ता है आपस में और ना ही घटता है। इस बात को आपको याद रखना है। ठीक है, तो आइए आगे चलते हैं। हम लोग समझेंगे अब विजातीय पद को। ठीक है, अब विजातीय पद देखिए क्या है। विजातीय पद क्या है, एक से अधिक पदों में वैसे पद जिनका गुणांक हटाने पे एक पद नहीं बचे उसे विजातीय पद कहते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए इसका भी गुणांक हटा दें, इसका भी गुणांक हटा दें, इसका भी गुणांक हटा दें, इसका भी गुणांक, तब एक पद नहीं बचेगा, यहाँ पे x बचेगा, यहाँ पे y, वहाँ पे z, तो एक पद है नहीं, एक जैसा है नहीं, तो ये विजातीय पद बोलेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिए x² y है, यहाँ पे xy बच जाएगा, यहाँ पे y बच जाएगा, तो ये भी विजातीय पद ही होगा। ठीक है, तो अब हम समझेंगे बहुपद को, बहुपद क्या है। ठीक है, आइए देखिए बहुपद के बारे में क्या कहा जा रहा है। बहुपद के बारे में बताया जा रहा है एक विशेष प्रकार का बीजीय व्यंजक, एक विशेष प्रकार का बीजीय व्यंजक। देखिए एक विशेष प्रकार का बीजीय व्यंजक जिसमें चर का घात और ऋणात्मक पूर्णांक अर्थात पूर्ण संख्या हो तो बहुपद कहलाता है। एक विशेष प्रकार का बीजीय व्यंजक जिसमें चर का घात और ऋणात्मक पूर्णांक अर्थात पूर्ण संख्या हो बहुपद कहलाता है। ठीक है, अब देखिए क्या, जैसा कि यहाँ पे एग्जाम्पल भी दिखाया गया है, आप देख पा रहे होंगे कि 6x + 7, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे एक बहुपदी है, एक बहुपदी है, दूसरा बहुपद ही है। तो यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे जो चर है, चर हमारा कितना है
x है, चर कितना है x है, यहाँ पे देख पा रहे हैं ना। तो चर का घात क्या है 1 है, तो एक पूर्ण संख्या है, ठीक है। तो अर्थात ये क्या है बहुपद है, इसमें भी कुछ नहीं है चर, तो x का पावर कितना है 0, x का पावर 0 इसको लिख सकते हैं ना, 8 बराबर 8 इंटू एक्स का पावर 0 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो x चर का पावर है वो क्या है पूर्ण संख्या है, अर्थात ये भी एक क्या है बहुपद है। यहाँ पे देखिए पावर कितना है 1, अर्थात ये भी बहुपद। आए बात समझ में। अब यहाँ पे देखिए नाइन एक्स स्क्वायर, यहाँ पे भी चर का घात क्या है पूर्ण संख्या, यहाँ पे भी चर का घात क्या है पूर्ण संख्या, यहाँ पे x का पावर 0 लिखेंगे भी क्या है पूर्ण संख्या, अर्थात ये भी क्या है बहुपद है। तो एक विशेष प्रकार का बीजीय व्यंजक होना चाहिए बहुपद के लिए। फर्स्ट कंडीशन आपको याद रखना है। देखिए बहुपद के लिए आपको फर्स्ट कंडीशन याद रखना है कि क्या होना चाहिए बीजीय व्यंजक, और दूसरा जो कंडीशन याद रखना है वो याद रखना है कि चर का घात पूर्ण संख्या हो, ठीक है। दो ही बात याद रखना है बहुपद के लिए। पहला कंडीशन है वो बीजीय व्यंजक होना चाहिए, दूसरा चर का घात क्या होना है पूर्ण संख्या होना चाहिए। दो ही बात आपको याद रखना है और आपको बस पहचान में आ जाएगा कौन सा चर है और कौन सा अचर है, ठीक है। बस इस बात को आपको याद रखना है। अब यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं, देख लिए हैं आप। अब देखिए दूसरे शब्दों में अगर इसको हम बोलें तो क्या बोल सकते हैं, तो इसको समझने से पहले एक बात आपको याद रखना है कि देखिए जो बहुपद होता है एक चर का भी होता है, एक चर का भी होता है, दो चर का भी होगा, ठीक है, तीन चर का भी होगा, चार चर का भी होगा, पांच चर का भी होगा। आ रहा है बात समझ में। तो हम यहाँ पे जो पढ़ने वाले हैं क्लास 10th में बहुपद, वो एक चर का पढ़ने वाले हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आपसे मान लीजिए कि एग्जाम्पल दे दिया गया कि 2x बताइए कितने चर में बहुपद है, तो इसमें एक चर है तो एक ही चर का बहुपद होगा। इसमें देखिए अब 2xy आप प्लस 5 दे दिया गया, तो इसमें कितने चर हैं, दो चर है, तो ये कितने चर का बहुपद हो जाएगा, दो चर का बहुपद हो जाएगा। आ रहा है समझ में ना। अब 6xyz h, तो ये कितने चर का बहुपद है, तीन चर का बहुपद है। आ रहा है समझ में। तो इस बात को आपको याद रखना है। तो 10th क्लास में हम लोग एक चर के बहुपद को पढ़ेंगे, एक चर वाले बहुपद को पढ़ने वाले हैं। तो एक चर वाले बहुपद का जो मानक रूप होता है वो ए ही होता है, a0 ax a2x² a3x³ प्लस डैश डैश an(x) के पावर n। यहाँ पे होता क्या है कि गुणांक अलग हो सकता है या समान अलग होता है, उससे कोई मतलब नहीं है। हमको बस देखना है एक चर को, चर का पावर, इसमें चर कितना है x है, एक ही चर है, कौन है x है, तो x का पावर घटते क्रम में रहेगा या बढ़ते क्रम में रहेगा, तो इसको हम लोग बोलते हैं मानक रूप। क्या बोलते हैं, मानक रूप। और इस फॉर्मेट में जो भी लिखा रहेगा इस फॉर्मेट में उसको हम लोग क्या बोलेंगे, बहुपद बोलेंगे, ठीक है। तो आप समझ पाए होंगे। एक बात और आप लोग याद रखिएगा, जिनको अगर समझ में कम आ रहा होगा उनके लिए, कि जब भी बल्टा में जैसे यहाँ पे देखिए जब भी बल्टा में x दिखाई दे तो बहुपद नहीं होगा, क्योंकि इसको हम अगर चेंज करें तो x का पावर -1 लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो इसका पावर देख रहे हैं ऋणात्मक हो गया, पूर्ण संख्या है नहीं तो बहुपद नहीं होगा। और इसको भी चेंज करें तो इसको लिख सकते हैं हम कितना, x का पावर -1/2 लिख सकते हैं। यहाँ पे भी देख लीजिए ऋणात्मक है। अब कहा जाए कि आपसे बताइए कि
5x के पावर 1/2 बताइए, बहुपद है? नहीं है, क्योंकि इसका जो पावर है वो क्या है, परिमेय संख्या है। तो इस बात को आपको याद रखना है, ठीक है। तो जब भी बाटा में x आ जाए तभी बहुपद नहीं होगा, ठीक है, या रूट में x आ जाए तभी बहुपद नहीं होगा, या x का पावर परिमेय आ जाए तब ये बहुपद नहीं होगा। किसी भी टर्म में x बाटा में नहीं आना चाहिए, x रूट में नहीं आना चाहिए, x का पावर परिमेय नहीं होना चाहिए, या परिमेय कुछ भी, मतलब क्या कहें उसको, पूर्ण संख्या छोड़कर कुछ भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है बहुपद पहचानने में, ठीक है। आइए नेक्स्ट चलते हैं। देखिए इसको बोलते हैं बहुपद का गुणांक, a0 a1 a2 जो फॉर्मेट में लिखा गया था, ये सारे क्या है, बहुपद का गुणांक, ठीक है। अब बहुपद का घातांक यहाँ पे बताया जा रहा है, किसी भी बहुपद का घातांक हम लोग कैसे ज्ञात करते हैं, तो ये सारे आसान है। पद का अगर घात समझ में आ गया है तो ये भी समझ में आ जाएगा। तो इसमें है क्या कि किसी भी बहुपद में सबसे बड़े घात वाले पद के घातांक को उस बहुपद का घात कहा जाता है। किसी भी बहुपद में सबसे बड़े घात वाले पद के घातांक को उस पद का घात कहा जाता है, इस बात को याद रखना। जैसे x³ है, 7x² है, प्लस 5x है, प्लस 7। तो देखिए सबसे बड़ा घात वाला पद यही है, इस पद के घातांक को हम लोग क्या कहेंगे, बहुपद का घात कहेंगे। तो इसमें बहुपद का घात कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। इस बात को आपको याद रखना है, ठीक है। आगे चलते हैं, देख लीजिए यहाँ पे भी एग्जाम्पल में लिखा गया है, तो बहुपद का घात कितना है, 3 है। अब यहाँ पे देखिए सबसे मैक्सिमम इस बहुपद का घात बताइए कितना होगा, तो इस टर्म का पूरा घात कितना हो गया, 5, इसका 3, इसका 3, तो मैक्सिमम घात कितना है, 5। तो इस बहुपद का घात कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ठीक है। तो इस बहुपद का घात कितना होगा, 5 होगा, इस बात को आपको याद रखना है, ठीक है। आइए नेक्स्ट चलते हैं। बहुपद का मानक रूप, यानी जो भी स्टैंडर्ड फॉर्म है उसका व्यापक रूप या मानक रूप पूछ दे तो आपको याद रखना है, जो x का पावर होगा घटते क्रम में होगा या तो बढ़ते क्रम में होगा, इस बात को याद रखना है। अब देखिए जब किसी चर x में दिया हुआ बहुपद x के घात के आरोही क्रम में या तो आरोही क्रम में हो तो यह कहा जाता है कि बहुपद मानक रूप में है। अभी बताएं कि अगर कोई बहुपद है जिसमें केवल एक ही चर है x, उसका घात, उस बहुपद का घात अगर घटते क्रम में हो या बढ़ते क्रम में हो तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं कि वह बहुपद अपने मानक रूप में है। बहुपद के लिए संकेत, चर x में बहुपद है तो उसको हम px से भी सूचित करते हैं, qx से भी सूचित करते हैं और x से सूचित करते हैं। इसका मतलब है कोई पॉलिनोमियल है जिसमें चर क्या है, x, कोई पॉलिनोमियल q है जिसमें चर क्या है, x, कोई पॉलिनोमियल r है जिसमें चर क्या है, x। इस बात को आपको याद रखना है, यही बताता है इसमें चर क्या है, इस पॉलिनोमियल में चर क्या है, ठीक है। अब इसी पे आधारित मान लीजिए कोई क्वेश्चन आ गया, कह रहा है कि चर लिख दिया ऐसे कि मान लो px बराबर 2x प्लस p मान लीजिए। अब पूछा जा रहा है इसमें चर बताइए क्या है, तो चर क्या है, x है, बाकी सारे क्या हो जाएंगे, अचर। तो ये भी अचर हो जाएगा और ये भी क्या हो जाएगा, अचर हो जाएगा। इस बात को याद रखना, यही वाला सिंबल बताएगा कि इस बहुपद में चर किसको मानना है, चाहे चर कौन होगा। तो यहाँ पे चर x होगा, बाकी सारे क्या हो जाएंगे, अचर हो जाएंगे, ठीक है। इस बात को आपको याद रखना है। अब देखिए बहुपद का वर्गीकरण 2 टाइप से किया गया है, एक पद के आधार पर और दूसरा घात के आधार पर, ठीक है। तो पद के आधार पर बहुपद को बांटा गया कि वो कितने पद के हैं, एक पद के बहुपद हैं कि 2 पद के बहुपद हैं कि 3 पद के बहुपद, ठीक है। वैसा ही घात के आधार पर बांटा गया है, एक घात का बहुपद है कि 2 घात का बहुपद है कि 3 घात का बहुपद है कि 4 घात का बहुपद है, ठीक है। इस बात को याद रखना है।
अब देखिए पद के आधार पर, तो पद के आधार पर हम बहुपद को कितने टाइप से बांटते हैं लोग, वो यहाँ पे दिखाए गए हैं। इसके बहुत सारे टाइप बन सकते हैं। जैसे एक पद का बहुपद होगा तो एक पद वाला बहुपद बोलेंगे। जैसे देख लीजिए इसमें एक ही पद है, एक ही पद है, एक ही पद है, एक ही पद है, etc। ठीक है, ये सारे क्या है, एक पद वाले बहुपद हैं, ध्यान रखना। द्विपद बहुपद किसे बोलेंगे, तो ऐसे बहुपद जिसमें केवल कितने पद हो, 2 पद हो, तो द्विपद बहुपद बोलते हैं। ठीक है, चाहे द्विपद बहुपद ही इसको बोलते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिए इसमें भी 2 पद हैं, इसमें भी 2 पद है, तो इस बात को याद रखना। त्रिपद, देखिए त्रिपद क्या है, तो त्रिपद बहुपद यानी वैसे बहुपद जिसमें ऐसी बहुपद जिसमें केवल 3 ही पद हो, यानी 3 पद वाला बहुपद क्या कहलाता है, त्रिपद बहुपद कहलाता है। जैसे 1 पद, 2 पद, 3 पद, 1 पद, 2 पद, 3 पद, तो ये सारे क्या होगा, त्रिपद। ऐसे ही 4 पद वाले बहुपद, 5 पद वाले बहुपद, 6 पद वाले बहुपद यानी षष्ठ, ऐसे सप्त बहुपद, ऐसे सब आएगा। वो सारे याद रखने होते हैं। लाखों पद का बहुपद हो सकता है, कितना हो पद का बहुपद हो सकता है, अब उतना हम लोग नाम सबका नहीं लिखेंगे। ठीक है, अब देखिए क्या, अब घात के आधार पे बहुपद को हम पहचानेंगे कि घात के आधार पे हम बहुपद को कितने टाइप से बांट सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे जिस भी बहुपद का घात मैक्सिमम घात कितना हो, 1 हो, मैक्सिमम घात इसका 1 है, तो इस एक पद का बहुपद कहलाएगा। मैक्सिमम घात अगर 2 है, मैक्सिमम घात तो 2 घात का बहुपद कहलाएगा। ठीक है, इस बात को याद रखना है आपको। और 3 मैक्सिमम घात कितना है, 3 है। यहाँ पे देख रहे हैं x का मैक्सिमम घात कितना है, 3 है, तो ये त्रिघात बहुपद कहलाएगा। ठीक है, अब देखिए, अब इसको याद रखना है एक बात कि यदि किसी बहुपद के सभी गुणांक 0 हो तो शून्य बहुपद कहलाता है। जैसे कि 0 और इसका वैल्यू कितना आएगा, 0 ही आएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। और शून्य बहुपद का जो घात होता है अपरिभाषित होता है। क्यों, देख लीजिए 0 बराबर हम लिख सकते हैं 0 इंटू x के पावर 5 या 0 इंटू x के पावर 6 या 0 इंटू x के पावर 8। तो इसमें चर का घात फिक्स नहीं हो रहा है, कुछ भी हो सकता है 0 के साथ में, इसलिए कहा जा रहा है कि इसका जो पावर है वो अपरिभाषित है, ज्ञात नहीं हो सकता। ठीक है, इसलिए बोलते हैं कि शून्य बहुपद का घात जो होता है क्या होता है, अपरिभाषित होता है। आगे चलते हैं। अब एक और बहुपद आपको याद रखना है, अचर बहुपद। अचर बहुपद क्या होता है देख लीजिए एक बार। जिस बहुपद में सिर्फ एक ही पद हो जो एक वास्तविक संख्या के बराबर हो उसे अचर बहुपद कहते हैं, उसे अचर बहुपद कहते हैं। यानी वैसे बहुपद जिसमें केवल एक पद है, देख रहे हैं सारे एक पद का बहुपद है और वो सारे क्या हैं, एक वास्तविक संख्या है, इसको हम बोलते हैं क्या, अचर बहुपद है। और शून्यतर अचर बहुपद का घात 0 होता है। शून्यतर कहने का मतलब है कि शून्य को छोड़कर, अगर शून्य को छोड़ दो 1 2 3 4 5, इस सारे का घात कितना होगा, 1 होगा। ठीक है, सॉरी, इस सारे का घात कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। जैसे 4 को हम लिख सकते हैं 4 इंटू x का पावर 0। ठीक है, तो इसका घात कितना हो गया, 0 हो गया। तो इस बात को आपको याद रखना है। नेक्स्ट एक और पॉइंट है कि शून्यतर अचर बहुपद का कोई शून्यक नहीं होता है। याद रखना है आपको कि शून्यतर अचर बहुपद का कोई शून्यक भी नहीं होता है। नेक्स्ट क्या है पॉइंट, प्रत्येक वास्तविक संख्या शून्य बहुपद का शून्यक होता है। अगर कोई भी वास्तविक संख्या को पूछा जाए कि क्या यह शून्य
बहुपद का शून्यक है तो है, क्योंकि सारे मान को शून्य बहुपद में रखने पे फिर से शून्य मिल जाता है, इसलिए वो शून्य बहुपद का शून्यक कहलाता है। ठीक, आगे अब आइए नेक्स्ट, बहुपद के मान क्या होता है उसको समझेंगे हम जरा। चर का विशेष मान रखने पर, चर का विशेष मान रखने पर जो मान प्राप्त होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, बहुपद का मान कहते हैं। यानी चर का कोई विशेष मान रख रहे हैं और उस पर उसका मान कितना हो जा रहा है, शून्य मिल रहा है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सॉरी, चर का कोई विशेष मान रख रहे हैं, ठीक है, और बहुपद का जो मान हमें प्राप्त होगा वो क्या होगा, बहुपद का मान कहलाएगा। ठीक है, तो आइए जैसे x के जगह पर हम a रख रहे हैं, x के जगह पर एक कहने का मतलब है कि यहाँ पे कोई भी वास्तविक संख्या रख सकते हैं। x के जगह पर 2 रखें, 3 रखें, 4 रखें, 5 रखें, कुछ भी रखें। ठीक है, तो जब भी हम x का मान a, यानी कहने का मतलब 2, 3, 4, 5 कोई भी अगर वास्तविक संख्या, ठीक है, पर किसी बहुपद फिक्स के मान को पी से सूचित करते हैं। कहने का मतलब है कि मान लीजिए कोई बहुपद यहाँ पे पी एक्स दिया गया है, ठीक है, x का पावर 5 ले लीजिए, मान लीजिए यहाँ पे हम x का मान 2 रख दें, तो x के किससे रिप्लेस कर दिए हैं, 2 से, तो यहाँ पे भी हमको 2 से रिप्लेस करेंगे, तो 2 का पावर 5 कितना आ जाएगा, 4 4 16 16 32 आएगा। आगे समझ में, तो इसको, इस 32 को हम किससे सूचित करेंगे, p बराबर 2 से सूचित करेंगे। ठीक है, आगे समझ में बात, तो px के मान को हम pa से सूचित करते हैं, यानी p2 से सूचित करते हैं px के मान को, अगर x बराबर कितना रखा गया, ये रखा गया। ठीक, तथा यह निम्न प्रकार से परिभाषित है, इसको परिभाषा के रूप में लिखा गया, कैसे लिख लीजिए, देखिए पी बराबर बहुपद पी एक्स में एक्स का जगह, एक्स की जगह ए का मान रखने पे प्राप्त मान। पी का मतलब क्या है, पी का क्या मतलब है, पी का मतलब है कि बहुपद पी एक्स में एक्स की जगह पर आपको क्या रखना है, ए रखना है, और जो मान प्राप्त होगा उसको हम पी ए से सूचित करते हैं। पी ए का यही मतलब है, पी ए का मतलब है कि पी एक्स में एक्स की जगह पे ए का मान रख देना है, यानी एक्स को ए कर देना है और ए पर प्राप्त मान हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एक एग्जांपल लेके बताया गया है, एक बहुपद पी एक्स दिया गया है, यहाँ पे हम x बराबर कितना रख रहे हैं, 0 रख रहे हैं, x बराबर 0 रखें। अब क्या करेंगे, है a है, a का वैल्यू है, तो इससे लिखना है p 0 रखेंगे, a के जगह पे 2, यहाँ पे भी 0 रखेंगे, यहाँ पे भी जहाँ जहाँ x होगा वहाँ पे 0 रखेंगे, इस पर करेंगे 0, इसको गुना करेंगे 0, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा आंसर 2, यानी p बराबर 0, p बराबर x बराबर 0 पर इस बहुपद का मान क्या होगा, 2 होगा। x बराबर 0 पर इस बहुपद का मान क्या हो गया, 2 हो गया। इस बात को आपको याद रखना। ठीक है, अब बहुपद के शून्य को देखेंगे, बहुपद के शून्य, बहुपद के शून्य, शून्य को समझेंगे क्या है। अब समझ लीजिए, एक ए बहुपद p x का शून्य शून्य कहलाता है यदि x बराबर a पर px का मान है क्या हो, 0 हो, अर्थात pa बराबर कितना हो जाए, 0 हो जाए, pa बराबर कितना हो जाए, 0। कहने का मतलब है कि pa बराबर 0, यानी उस बहुपद में a का मान रखेंगे जो मान दिया गया और उस पर उसका मान कितना आ जाएगा, 0, तो ये जो मान होगा a होगा उस बहुपद का क्या कहलाएगा, शून्य कहलाएगा। जैसे एग्जाम्पल से आपको समझ में आ जाएगा और अच्छे ढंग से। यहाँ पे देखिए एक बहुपद दिया गया है, बहुपद दिया गया है। अब इस बहुपद में x की जगह पर हम कितना रख देंगे, a रखें, तो a रखने पे इस बहुपद का मान कितना आ गया, 0, तो बोलेंगे x बराबर 1 पर px का मान कितना हो गया, 0,
अर्थात 1 क्या हो गया, इस बहुपद का शून्यक हो गया। इस बहुपद का क्या हो गया, शून्यक। ये जो 1 है इस बहुपद का क्या है, शून्यक। तो जिस मान को इस बहुपद में रखने पे अगर उसका मान शून्य हो जाए तो उस जो मान रखे हैं उसको हम क्या बोलते हैं, शून्यक बोलते हैं। इस बात को आपको याद रखना है, ठीक है। इसे यहाँ पे देखिए p का मान कितना रख दिए, 0 रख दिए, तो इस पे मान 0 मिला, नहीं मिला, तो बोलेंगे इस बहुपद का शून्यक 0 नहीं होगा, चाहे शून्य इस बहुपद का शून्यक नहीं होगा। 2 पे इसका मान कितना हो गया, 0, अर्थात 2 इस बहुपद का क्या है, एक शून्यक है। तो लिख दिए हैं यहाँ पे कि 1 और 2 इस बहुपद x के शून्यक हैं, लेकिन शून्य इसका शून्यक नहीं है। इस बात को याद रखना। बहुपद समीकरण के मूल, हम समीकरण px बराबर 0 के मूलों पर विचार करते हैं। अब देखिए px जब बहुपद को इक्वल टू 0 कर दिया जाए तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, समीकरण बोलते हैं, बहुपद समीकरण। जैसे px बराबर 0, x माइनस 2 एक समीकरण है और इसको किसके बराबर करते हैं, 0। यहाँ से x का मान कितना आ गया, 2 मान आ गया, अतः 2 बहुपद समीकरण px का मूल है, यही बहुपद शून्यक भी है। तो अब देखिए इसका हम मान निकालते हैं, तभी शून्य को 2 ही आता है और मूल भी कितना आ रहा है, 0 ही आ रहा है, ठीक है। तो इसीलिए कहा जाता है कि बहुपद और समीकरण, बहुपद और बहुपद समीकरण का जो मूल होगा, बहुपद का हम लोग शून्यक बोलते हैं और समीकरण में मूल बोलते हैं, दोनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। इस बात को आपको याद है, ठीक है। चलिए आगे देखा जाए। चलिए बहुपद के शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ हम लोग समझेंगे। बहुपद के शून्य का ज्यामितीय अर्थ क्या है, तो एक बात देख लीजिए यहाँ पे कि एक रैखिक बहुपद, एक क्या है, रैखिक बहुपद x प्लस b जहाँ a नॉट इक्वल टू 0। अभी कंडीशन कैसे लिखा गया है, इसको इसलिए लिखा गया, समझ लीजिए यहाँ कि अगर x का मान अगर हम 0 रख दें, x का मान कितना रख दें, x का मान अगर हम 0 रख दें तो ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 0 हो जाएगा तो केवल ही बच जाएगा b, और एक वास्तविक संख्या बचेगा तो ये अचर बहुपद हो जाएगा, तो ये रैखिक बहुपद नहीं रह पाएगा, इसलिए ये नॉट इक्वल टू 0 लिखा गया है, ठीक है। इस बात को याद रखना। अब देखिए y बराबर x प्लस b का ग्राफ एक क्या होता है, सरल रेखा होता है, जैसा कि x अक्ष को ठीक एक ही बिंदु माइनस b पर प्रतिच्छेद करती है, ठीक है। एक और बात है रैखिक बहुपद के बारे में, रैखिक बहुपद x प्लस b नॉट केवल एक शून्यक है जो उस बिंदु का x निर्देशांक है, केवल इसका एक शून्यक होता है रैखिक बहुपद का, और जो बिंदु होता है वो किसका निर्देशांक है, x निर्देशांक है, ठीक है। जहाँ y बराबर bx का ग्राफ x अक्ष को प्रतिच्छेद करती है, इसको याद रखना है। चलिए नीचे अब चलता है। वास्तव में किसी द्विघात बहुपद के लिए संगत समीकरण का ग्राफ का आकार या तो ऊपर की ओर खुला रहता है, देख लीजिए यहाँ पे ऊपर की तरफ खुला, या नीचे की तरफ खुला रहता है, ठीक है। तो इस पर निर्भर करेगा कि a ग्रेटर देन 0 है या a लेस देन 0 है। इन आंकड़ों को प्राबल्य कहा जाता है। तो आपको याद रखना है एक ही बात यहाँ से कि द्विघात बहुपद का जो ग्राफ होता है वो क्या होता है, परवलय होता है। क्या होता है, परवलय होता है। इसको याद रखना, ये बहुत बार एग्जाम में भी आ गया है, ठीक है। और इस सारा लाइन एनसीईआरटी से ही लिखा गया है, सेम टू सेम, आप भी वहाँ से देख सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए एक और पॉइंट है, द्विघात बहुपद अगर दिया गया है
ए नॉट इक्वल टू कंडीशन भी दिया गया। शून्य को उन बिंदु के एक निर्देशांक है जहाँ इतना इतना निरूपित करने वाली परवलय इस अक्ष को प्रतिच्छेद करती है। तो एक अक्ष को प्रतिच्छेद करती है, ठीक है। इसका ग्राफ खींचेंगे, करने वाली परवलय एक अक्ष को जहाँ जहाँ भी प्रतिच्छेद करेगी उसका क्या होगा, शून्यक होगा। अच्छा, द्विघात बहुपद के अधिकतम कितने शून्यक हो सकते हैं, 2 शून्यक हो सकते हैं। यहाँ पे बताया द्विघात बहुपद के अधिकतम कितने शून्यक हो सकता है, 2 शून्यक हो सकता है, याद रखना। एक और बात आपको याद रखना है कि त्रिघात बहुपद के अधिक से अधिक 3 वास्तविक शून्यक हो सकते हैं और न्यूनतम 1 वास्तविक शून्यक होता है। इस बात को आपको याद रखना है कि त्रिघात बहुपद के अधिकतम 3 शून्यक और 1 वास्तविक शून्यक होंगे, यानी 3 शून्यक में 1 वास्तविक हो सकता है, बाकी काल्पनिक भी हो सकता है। इस बात को याद रखना है आपको। अब देखिए, किसी बहुपद के शून्यक और गुणांकों के बीच संबंध बताना है कि शून्यक और गुणांक के बीच में कोई संबंध है या नहीं। देखिए, रैखिक बहुपद के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। रैखिक बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है, x प्लस बी ए नॉट इक्वल टू 0 तथा और बी और वास्तविक संख्या। ये आपको ध्यान रखना है, बहुत बार एग्जाम में आया है। रैखिक बहुपद के कितने शून्यक होते हैं, तो 1 शून्यक होते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। अब देखिए, रैखिक बहुपद का जो शून्यक होता है वो किसके बराबर होता है, -b/a के बराबर। इसको याद रखिएगा। रैखिक बहुपद का शून्यक अल्फा दिए रहने पे अल्फा बराबर किसके बराबर होता है, -b/a के। ये आपको याद रखना है, ठीक है। फिर आगे हम चलते हैं। द्विघात बहुपद। अब देख लीजिए, द्विघात बहुपद क्या है। द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या है, ax² प्लस bx प्लस c ए नॉट इक्वल टू 0। यहाँ पे देख रहे हैं कि ए और बी क्या है, वास्तविक संख्या भी है। ए नॉट इक्वल टू 0 इसलिए लिखा गया कि अगर हम 0 कर दें x को, पूरा टर्म खत्म हो जाएगा, 0 हो जाएगा, बचेगा ही। तो इसको बोलते हैं हम लोग रैखिक समीकरण। मैक्सिमम पावर 1 होगा, मैक्सिमम पावर 1 वाले को एक घात में बोलेंगे, इसलिए पूरा क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। अब देखिए, द्विघात बहुपद के बारे में लिखा गया है कि द्विघात बहुपद के शून्य की संख्या कितनी होती है, 2 होती है, याद रखना है। अगर इसके 2 शून्य दिए गए हों तो गुणांकों के बीच क्या संबंध होंगे, शून्य और गुणांकों के बीच क्या संबंध होंगे, उसको देख लेते हैं। आइए, शून्यकों का योगफल यानी अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर होगा, अल्फा प्लस बीटा करेंगे तो किसके बराबर होगा, -b/a के अल्फा इंटू बीटा करेंगे, किसके बराबर होगा, c/a के बराबर होगा, ठीक है। इस बात को याद रखना है आपको। त्रिघात बहुपद को देखिए। त्रिघात बहुपद का जो व्यापक रूप होता है यही होता है, आपको याद रखना है। इसमें भी वही कंडीशन रहेगा। त्रिघात बहुपद के शून्य की संख्या कितनी हो जाएगी, 2, मैक्सिमम 3 और न्यूनतम 1 वास्तविक संख्या होगी, ठीक है। आइए अब हम नेक्स्ट चलते हैं। त्रिघात बहुपद के अगर तीनों शून्यक दिए गए हैं तब अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा ये वाला फार्मूला, फिर दो का फार्मूला अल्फा इंटू बीटा बीटा इंटू गामा गामा इंटू अल्फा c/a अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा -b/a। इसको याद रखना है, बहुत बार क्वेश्चन इसे आ चुका है एग्जाम में। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे। देखिए क्या, आपने जैसा कि पहले पढ़ा होगा, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस क्या होता है, और इसी को हम बहुपद के रूप में लिख दें। भाज्य को px, भाजक को gx और कोई 2 बहुपद। तो भाजक जब 2 चीज़ दिए गए हों
भाज्य और भाजक यानी ए बड़ा और बी दिए गया। तो हम लोग पढ़े हैं ना इसके पहले यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। तो ए और बी दिए रहने पे उसका हम लोग भागफल और रसफल ज्ञात कर लेते थे। वैसे इसमें पी एस और जी एक्स दिया गया तो क्यू एक्स और आर एक्स हम ज्ञात कर सकते हैं जो इस कंडीशन को फॉलो करेगा। ठीक है, इसको आपको याद रखना है। अब देखिए पी एक्स बराबर यानी भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेष, जहाँ आर एक्स नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, या एक्स की घात जी एक्स की घात से क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, तभी भाग लगेगा। ठीक है, आगे चलते हैं। सारा चीज़ आप समझ पाए और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, विभाजन एल्गोरिथम कहते हैं। शायद आपको सारी चीज़ समझ में आ गई होंगी। तो इसके बाद हम लोग देखेंगे एक एक करके एक्सरसाइज और सॉल्यूशन। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अधिक से अधिक शेयर कीजिए।